नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु से। राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी की करौली धौलपुर में जनसभा हुई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी खेमे पर जमकर वार किया। तो वहीं राहुल गांधी की अनूपगढ़ और फलौदी में भी चुनावी सभाएं हैं और ऐसे में मेवाड़ में दोनों दलों के दो बड़े नेताओं के बीच जबरदस्त मुकाबला। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में हैं और राहुल गांधी भी। हालांकि ये पीएम मोदी का चौथा राजस्थान का दौरा है और इससे पहले 6 अप्रैल को राजस्थान में दो बड़ी सभाएं हुई थी, जिसमें जयपुर में कांग्रेस की सभा में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे और उसी दिन अजमेर के पुष्कर में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। पीएम नरेंद्र मोदी करौली धौलपुर में, तो वहीं राहुल गांधी पहली बार राजस्थान के दौरे पर हैं और दो चुनावी सभाएं हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में ज्यादा दिन अब बचे नहीं हैं। ऐसे में राजस्थान के रण में पीएम मोदी और राहुल गांधी का यह आमने सामने का पहला मुकाबला है। करौली धौलपुर का सियासी गणित अगर समझें तो इस लोकसभा सीट में कांग्रेस ने साल 2009 में इस सीट पर जीत हासिल की थी। उस समय इस सीट से खिलाड़ी लाल बैरवा सांसद बने थे। करौली धौलपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभाएं आती हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 2, कांग्रेस ने 5 और बीएसपी ने 1 सीट यहां से जीती थी। 8 विधानसभा सीट पर, इस लोकसभा सीट पर लगभग 3 लाख जाटव वोटर्स हैं। आपको बता दें कि यह मुकाबला इस बार बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है और जहां पर भी जिस सीट पर थोड़ी सी कमजोरी भारतीय जनता पार्टी को नजर आती है, वहां पर ताबड़तोड़ दौरे किए जाते हैं ताकि स्थिति को बैलेंस किया जा सके। और इसी को लेकर के हमारा ये खास कार्यक्रम भी है। हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि असल में इसके पीछे की कारण क्या है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करौली से हुंकार भरते हुए नजर आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, जरा वो आपको सुनाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता, इतने भर का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने उन समस्याओं के समाधान निकाले जिन समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। यहां आपका ये आशीर्वाद, इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरा युवा साथी और शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का ये स्नेह देश के लिए बड़ा संदेश है। 4 जून को क्या परिणाम होगा वो आज करौली में स्पष्ट दिख रहा है। करौली बता रहा है 4 जून 400 पार। 4 जून और पूरा राजस्थान कह रहा है फिर एक बार। तो राम राम साथ से शुरुआत और उसके बाद 4 जून को 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया। कई तरीके से निशाने विपक्षी खेमे पर साधे हैं, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या मिलता है, क्योंकि दूसरी तरफ राहुल गांधी भी हैं जो कि मोर्चा संभाले हुए हैं। राहुल गांधी चुनावी समय के अंदर राजस्थान में जब पहुंच रहे हैं तो ऐसे में वो प्रधानमंत्री के इन बयानों को लेकर के क्या जवाब देते हैं उस पर भी नजर है। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अविनाश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं शैलेश जी आपसे ही कर रहा हूं।
प्रधानमंत्री का ये शंखनाद और यहां से एक लाइन उन्होंने सेट कर दी है। शुरुआत उन्होंने राम राम साथ से की और उसके बाद 4 जून 400 पार कहा कि हमें सीट नहीं, हमें बूथ जिताना है। यही वो कनेक्ट है जो कार्यकर्ताओं को आप आला कमान से या आप मोदी मैजिक जिसे कहते हैं, वो क्या यही है? क्योंकि अगर बूथ जीत गए तो सीट तो अपने आप जीत जाएंगे। देखिए शुभेंदु जी, निश्चित रूप से हमारा बूथ प्रबंधन हमारी ताकत है। जिस तरीके से हम लंबे समय तक, हमारा एक सिस्टम है कि हम 24, हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे और 365 दिन काम करता है। बूथ पर बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, ये हमारे संगठन और हमारे चुनाव की ताकत है। तो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है, वाक्य बिल्कुल सही है कि बूथ जीतना है, और बूथ जीतने के लिए इस बार एक और कहा है कि हमें हर बूथ पिछली बार की तुलना में 370 वोटों से अधिक से जीतना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल जीत नहीं है, हमारा लक्ष्य अपनी वोटिंग शेयर को भी आगे बढ़ाना है। तो बूथ जीता, चुनाव जीता, ये हमारे पार्टी का बिल्कुल सिद्धांत है। हमारी राजनीति के, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह जी द्वारा अपने अध्यक्ष कार्यकाल में बूथ प्रबंधन का मैनेजमेंट इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संवारा गया है कि आज हम निचले स्तर तक, पन्ने प्रमुख तक, बूथ नहीं पन्ने प्रमुख तक हम मजबूत हैं। वो आपकी पार्टी का मैनेजमेंट है, लेकिन एक चीज तो बताइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है या अभी अंडर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री को आकर के मोर्चा संभालना पड़ रहा है। जहां पर स्थिति ज्यादा नाजुक है वहां पर ज्यादा दौरे हो रहे हैं। शैलेश, देखिए ये एक चुनाव है, और चुनाव हम लोग कोई कांग्रेस की तरह तो लड़ते नहीं है कि केवल फॉर्मेलिटी या टूरिज्म के लिए लड़ रहे हैं। जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी के शीर्ष नेता, राष्ट्रीय नेता, राजस्थान के नेता, क्षेत्रीय नेता, सब लोग सघन दौरे करते हैं, प्रवास करते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो लंबे समय से, आप देखिए कितने लगभग पिछले 5-6 महीने से लगातार आप देखिए साउथ में भी चुनाव दौरे चल रहे हैं, चुनाव की तारीख होने से पहले से डिक्लेयर दौरे चल रहे हैं। तो चुनाव लड़ना और चुनाव को जीतना, ये हमारा एक पार्टी का सिस्टम है। और जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मोदी जी जैसा नेतृत्व, मोदी जी जैसा सक्षम नहीं तो यही तो सवाल है ना सर कि सब कुछ दारोमदार अब नरेंद्र मोदी के ऊपर है। छोटे से छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव, हर किसी में अब प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। तो कितने चुनाव लड़ेंगे? हमारे पास एक चेहरा, मोदी जी का चेहरा इतना सशक्त चेहरा है जिसकी देश की जनता जिसको चाहती है, जिसको समझती है, जिसकी बात को मानती है, जिसकी गारंटी को मानती है। कार्यकर्ताओं में मोदी जी के आने से, अमित शाह जी के आने से, नड्डा जी के आने से, भजन लाल जी के आने से एक ऊर्जा, जोश का संचार होता है। कार्यकर्ता दुगनी मेहनत के साथ उस कार्य के लिए समर्पित रहता है। तो इसमें क्या बुराई है अगर मोदी जी आते हैं और जनता के, जिसके प्रति जनता के मन में भाव है और जो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हैं, तो ऐसे नेता को आते हैं और आना चाहिए उनको निश्चित रूप से। मैं जरा इसमें पौरुष जी को भी जोड़ लेता हूं। पौरुष जी, अब थोड़ा सा सर इसके बारे में बताइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री ने विपक्षी खेमे पर सवाल उठा दिए, 370 का आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि राजस्थान से इसका कनेक्ट किया, तो आज उन्होंने जवाब भी दे दिया। हालांकि इससे पहले अमित शाह भी जब राजस्थान आए थे तो उन्होंने भी इसका जवाब दिया था। लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी एक तरफ और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये मुकाबला कितना आपको बैलेंस नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देख रही है? क्योंकि आपके लिए तो बड़ी चुनौतीपूर्ण लड़ाई है। शुभेंद्र जी, देखिए मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं कि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण लड़ाई है, परंतु कांग्रेस पार्टी का इतिहास जो रहा है वो देश को आजादी दिलाने के समय जब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन में सूरज कभी भी डूबता नहीं था, उस जैसी कंपनी को हमने भगा दिया। तो ये लोग तो जो है, ये तो बहुत उनके आगे बहुत कमतर लोग हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इनको चुनाव, आने वाला चुनाव हराने के लिए जा रही है, इनको सत्ता से बाहर करने जा रही है। और देखिए दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा देश का लोकतंत्र कहां जा रहा है। जो पार्टी सत्ता में होती है उसके बाद जो चुनाव होते हैं तो वो जो है सत्ताधारी पार्टी के कामकाज का असेसमेंट का चुनाव होता है। सत्ताधारी पार्टी अपनी उपलब्धियां बताती है, विपक्ष जो होता है वो सरकारी पार्टी की कमियां बताता है। अब प्रधानमंत्री जी को तो देखिए, आप इनका भाषण देख लीजिए, चाहे आप हमारे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, अभी भाई शैलेश जी बैठे हैं और कोई बैठे होते हैं इनकी जगह, इन लोगों के 90% इनका जो टाइम होता है वो कांग्रेस में बोलने में जाता है, 10% ये खुद के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कम से कम आप लोगों को भी इनसे पूछना चाहिए कि भाई आपके प्रधानमंत्री जी क्यों हमेशा कांग्रेस पर अटैक करते रहते हैं। भाई कांग्रेस को तो आज आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस से बहुत छोटी पार्टी होगी, कांग्रेस के जितने सांसद रह गए, तो आपको तो जनता ने बहुमत दिया ना, और विशाल बहुमत दिया, फिर आप लोग क्यों है ना, आपके हर बात कांग्रेस से शुरू होती है, कांग्रेस से खत्म होती है। देखिए दूसरी बात, जो कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब है ना, कश्मीर क्या राजस्थान से क्या संबंध है? बिल्कुल राजस्थान से कश्मीर का संबंध है।
जब पुलवामा हमला होता है तो उसमें बड़ी संख्या में राजस्थान की धरती पर जन्मे वीर भी वहां पर शहीद होते हैं, और प्रधानमंत्री जी आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि पुलवामा हमला किसने करवाया था, और ना प्रधानमंत्री जी पुलवामा हमले के दोषियों को सजा दिलवा पाते हैं। और देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, ये कौन सी उपलब्धियां अपनी बताते हैं? ये सरकार आर्थिक मोर्चे पे विफल है, ये सरकार प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स पे फेल है, ये सरकार हैप्पी इंडेक्स में वर्ल्ड में पिछड़ी हुई है, ये सरकार हंगर इंडेक्स में फेल है, ये सरकार के अंदर भारत के नागरिकों की दशा ये हो गई कि 80 करोड़ लोग जो है वो अपने जीवन यापन के लिए सरकारी राशन पे निर्भर है। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात, आप ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, भ्रष्टाचार की बात करके सरकार में 2014 में आए, उसके बाद इन्होंने हम पे जो जो आरोप लगाए, क्या हमारा एक भी आरोप सिद्ध किया? नहीं किया आपने। आपकी सरकार ने जवाब दिया कि ईडी ने पिछले दिनों में 3000 कार्रवाई करी, उसमें से मात्र 47 पे ईडी ने कार्रवाई की है। यानी आपने ईडी को, सीबीआई को जो है और इनकम टैक्स को आपने सिर्फ लोकतंत्र को कुचलने के काम पे लगा रखा है, इसके अलावा आपने उनका कोई काम उनके लिए नहीं छोड़ रखा। और आप देखिए, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर हुआ और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बोलना पड़ा, और जब इलेक्ट्रल बॉन्ड निकल के आए तो देखिए कितनी बड़ी फजीयत हुई है। आप देखिए कि जो कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, वो कंपनियां जो है वो 538 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को देती है। ईडी, सीबीआई, आईटी के रडार पे रहने वाली 41 कंपनियां वो भारतीय जनता पार्टी को ठीक है, चंदा मैं इस देती पर है। जरा जवाब ले लेता हूँ। पॉलिसी इस पर जरा जवाब ले लेता हूँ मैं। शैलेश, ठीक है शैलेश जी, अब जरा जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि साहब टाइमिंग को लेकर के, और दूसरा अगर आप जम्मू कश्मीर का अगर आप राजस्थान से कनेक्ट बताते हैं तो जो घटना हुई उस पर आज भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? इतना लंबा समय बीत गया, असेसमेंट तो हुआ होगा, रिपोर्ट्स भी आई होंगी, कुछ कमियां तो हुई होंगी ना, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं? और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बार बार आप कांग्रेस को लेकर के ही टारगेट करते रहते हैं। आप बताइए ना कि 10 सालों में काम क्या हुआ है? देखिए, जिस इलेक्टोरल बोर्ड की ये बात कर रहे हैं कि सब इलेक्टोरल बोर्ड में ये हुआ वो हुआ, मुझे इतना बता दीजिए कि आपको भी 1421 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बोर्ड मिले, आपको नहीं मिले क्या? आपको क्या नैतिक अधिकार है इलेक्टोरल बोर्ड? जो न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय जो निर्णय दिया, जो इलेक्टोरल बोर्ड के बारे में जो तय किया, वो एक अलग प्रक्रिया है, जिनका इलेक्टोरल बोर्ड का उद्देश्य था कि जिस तरीके से लंबे समय तक इस देश में जो क्षेत्रीय दल थे और जो कांग्रेस पार्टी थी, जो चंदा लेते थे, चुनावी फंड लेते थे, वो अपने व्यक्तिगत या ट्रस्टों के खाते में देते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के और पार्टी के काम नहीं आता था। हाँ। उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काम हुआ। चलिए ठीक है, वो थोड़ा सा अलग विषय भी है, लेकिन मैं वापस, ठीक है वापस कांग्रेस में, ठीक है, मैं इसमें जरा अविनाश जी को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। पौरव जी, आपका जवाब दे रहा हूँ। आपको 1421 करोड़ रुपए मिले, हाँ। आपने उस पर कोई प्रतिक्रिया इसलिए मिले? आपको मिले तो आपकी क्या पता वसूली थी, वो आपको किस लिए मिले? इलेक्टोरल बोर्ड आपको नहीं मिले क्या? नहीं तो आप पानी पी पी कर कांग्रेस को क्यों कोसते हैं? मैं सिर्फ इतना जानना है सर। शैलेश जी एक मिनट, पौरुष जी एक मिनट जरा, पौरुष भारद्वाज जी एक मिनट सुनिए तो सही, एक बार जवाब तो सुन लीजिए। आपने बहुत सारे सवाल कर लिए सर, एक बार सुनिए तो सही, उनका जवाब सुन लीजिए, एक बार जवाब सुन लेते हैं। शैलेश जी एक बार ये तो बताइए, 10 साल का कामकाज आप बताइए कि आपकी ये उपलब्धि है, आपकी 10 साल की सरकार में आपने ये काम किया। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं आपकी भाषण की शुरुआत होती है वो कांग्रेस पार्टी को कोसने से शुरू होती है और उसी पर खत्म हो जाती है। मैं बिल्कुल बता रहा हूं, जिस अभी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इन्होंने इतना बड़ा बयान दिया कि आप देश के लोगों को फ्री गेहूं बांट रहे हो, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, इनको इस पर आपत्ति है? यह उपलब्धि नहीं है? आज कि 12 करोड़ लोगों के घर में जल से नल पहुंचा है, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर होते थे, उपलब्धि नहीं है? आज 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास वितरित किए जा चुके हैं, मकान बनवा के दिया जाए गरीबों को, आप एक तरफ कह रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं हम उन्नति की तरफ आगे लेकर के जा रहे हैं, हमने गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम गरीबों की संख्या बढ़ रही है, हम उनको अन्न भी दे रहे हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई ना। खैर मैं वापस लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। मैं फिर ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगा तो अविनाश जी को जरा कार्यक्रम में जोड़ूंगा, ये समझने की कोशिश कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ताबड़तोड़ राजस्थान का दौरा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी का भी राजस्थान का दौरा है, ये मोदी वर्सेस राहुल की जो लड़ाई है इसमें कौन कहां पर है और किसको कितना फायदा। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार, विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का भरोसा उन्होंने दिया और साथ ही कहा कि 4 जून 400 पार। लेकिन इस नारे में कितना दम नजर आता है, इसी बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। और 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। अविनाश जी का जरा जल्दी से रुक कर लेता हूँ। अविनाश जी, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। प्रधानमंत्री का ये आना, कांग्रेस पर निशाना साधना, बार बार राजस्थान का दौरा करना, क्योंकि विपक्षी खेमा तो ये कह रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, इसीलिए कमज़ोर सीटों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। क्या ये संभालने की कोशिश है या पार्टी को और ज़्यादा मजबूती की तरफ ले जाने की? देखिए तुमेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं दोनों ही, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन इसके लिए हमें 2 बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात ये कि राहुल गांधी ने जब पहली जो अपनी यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने निकाली थी, उसके बाद उन्होंने दोबारा उसको फायदा कांग्रेस को, निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा मिला। हिमाचल में इनकी सरकार बनी और भी 2 राज्यों में इनकी सरकार बनी। फिर राहुल गांधी ने अभी हाल फिलहाल में एक यात्रा और निकाली, भारत जोड़ो नया यात्रा। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जो एक मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को इसका फायदा मिलेगा। करौली सीट पर जब प्रधानमंत्री आए हैं, आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद वहां की जो सियासी समीकरण है, क्या वो पहले से बेहतर हो पाएंगे, बीजेपी के लिए मुफीद होंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो दौरा है करौली का, और आज राहुल गांधी जी ने भी अनूपगढ़ में जो एक सभा की है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कमजोर सीटें हैं, जहां उनको एक लगता है कि नहीं हमें यहां से, क्योंकि करौली और आपका धौलपुर ये दोनों एक ही उसमें आता है, तो यहाँ निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कहीं ना कहीं एक कमजोर सीट मानी जा सकती है। क्योंकि देखिए ना, बीजेपी के लिए 25 सीटें 2 बार से जीतते आ रही है बीजेपी, इस बार भी 25 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन इस विजय रथ को, भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए क्या राहुल गांधी का ये दौरा बड़ा खास है, कितना कारगर आपको नजर आता है? निश्चित तौर पर आप अगर 2018 का चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव हारा था, अशोक गहलोत की सरकार बनी थी। लेकिन 2019 के जो लोकसभा के चुनाव में आप अगर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 24+1 यानी पूरी 25 की 25 सीटें मिली थी। तो ये फैक्टर एक अलग काम करता है। बिल्कुल, स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे एक अलग होते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का ये दौरा जो राजस्थान में वो अब कर रहे हैं, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। ठीक है, शैलेश जी को जरा जल्दी से मैं जोड़ लेता हूं। शैलेश जी, एक चीज बताइए, करौली सिर्फ या भरतपुर और आसपास के दूसरे इलाकों पर भी इसका असर होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी आते हैं और प्रधानमंत्री जी आम जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तो उनका मैसेज आसपास के क्षेत्रों में जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो व्यापक दृष्टिकोण है, जो उनका एक विजन है, जो इनकी एक सोच है और जो एक चेहरा है, उसका प्रभाव केवल कार्यकर्ताओं नहीं, आम जनता जनार्दन तक दूर तक जाता है, उसका मैसेज जाता है और उसके परिणाम आते हैं। और आप देखिएगा 25 सीटों के साथ निश्चित रूप से राजस्थान में हम उन्हें जीतेंगे, तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे, ये निश्चित रूप से तय है। पौरुष जी, एक चीज बताइए कि एक तरफ बीजेपी के ताबड़तोड़ दौरे हैं, कई स्टार प्रचारक हैं जो कि अभी तक राजस्थान के दौरे कर भी चुके हैं, और प्रधानमंत्री भी कई बार इससे पहले आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी आए हैं, तमाम दूसरे नेता भी आए, लेकिन राहुल गांधी को हम एक मेन फ्रेम में देखते हैं, तो वो फिलहाल क्या आपको लगता है कि देरी हो गई आने में, या आपको लगता है कि वो ज़्यादा बार आते तो शायद और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलती? देखिए शुभेंदु जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, जिसमें गांधी परिवार भी शामिल है और जो बाकी और लीडर्स भी शामिल हैं, सभी हमारी जो है एक सामूहिक उत्तरदायित्व वाली पार्टी है और हर कार्यकर्ता हमारा जमीन पर जो है वो लगा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तो खाली मौखिक तौर पर कहती है कि भाई हमारे पास, हमने पन्ना प्रमुख बना रखा है, हमने ये बना रखा है। तो हमारे यहाँ भी तो BLF ब्लॉक स्तर पर हमारी 11 लोगों की ब्लॉक की कमेटी बनी हुई है ना, हमारे यहाँ पे भी, हम लोग भी, हमारी भी ग्राउंड पे बहुत अच्छी वर्किंग है, आप जाकर के पता कीजिए। और दूसरी बात,
ये भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कुशासन से भारत की जनता बुरी तरह उकता चुकी है। शुभेंद्र जी, आपने भी देखे होंगे कि कई टीवी चैनल्स ने भी जो है अपने यहाँ पे पोल आयोजित किए, और कई जो इंडिविजुअल जो कंपनियां थी और जो कई जो संस्थाएं थी उन्होंने, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने भी उनके ट्विटर अकाउंट पे पोल आयोजित किए। उसमें इनको सिर्फ लेकिन आपको तो इस टाइम पर गुगली मारनी चाहिए सर। आप उनको फ्री हिट दे रहे हैं, आप उनको फ्री हिट दे रहे हैं। जैसे ये जो 370 वाला स्टेटमेंट है कि जम्मू कश्मीर का राजस्थान से क्या कनेक्ट है, आपको नहीं लग रहा कि ये ऐसे स्टेटमेंट जो हैं वो थोड़ा सा पार्टी के लिए और खास करके चुनाव जब बिल्कुल सर पर है तो थोड़ा सा नुकसान देंगे? नहीं, देखिए शुभेंद्र जी, उसका संदर्भ समझने की आवश्यकता है। ये उसका जो संदर्भ था वो अध्यक्ष जी का संदर्भ ये था कि प्रधानमंत्री जी या कोई भी केंद्र सरकार का आदमी जब राजस्थान में प्रचार करने के लिए आता है तो निश्चित तौर पे उसको केंद्र सरकार की राजस्थान राज्य के लिए अपनी उपलब्धियां जो है उनको प्रमुखता से बतानी चाहिए। अब राजस्थान वो आते हैं और वो आकर के अपना 80% हिस्सा जो कांग्रेस को कोसने पे खर्च करते हैं, और 20% इनके पास कोई 10% कोई खुद की बात होती है करने की, तो उसमें लोग भावनात्मक मुद्दों को छेड़ते हैं। कभी बोलते हैं हमने राम मंदिर बनवाया, कभी बोलते हैं 370 हटवाई। राम मंदिर के अंदर इनका क्या लेना देना, आप इनसे पूछे। राम मंदिर क्या सरकार, हम लोग सोमनाथ का मंदिर, हमारी जो पहली सरकार थी, नेहरू जी की सरकार थी, हम लोग संसद में बिल लेकर के बाकायदा दम ठोक के हमने उसको सरकारी खर्चे में मंदिर बनवाया। उसको कहता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने मंदिर का निर्माण किया। आपने क्या निर्माण किया मंदिर का? न्यायालय का आदेश था। और आप अगर यदि इसका श्रेय लेना चाहते हैं, राम मंदिर के लिए सिर्फ श्रेय ले रहे हैं, आप श्रेय लेना चाहते हैं और सिर्फ ये राजनीति के लिए किया जा रहा है। शैलेश जी, आदेश दिया। देखिए, कम से कम कांग्रेस को तो इस विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है कि राम मंदिर पर क्या है। ये वही कांग्रेस है जिनके हलफनामे दिए जाते हैं कि राम का अस्तित्व नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर के आमंत्रण को ठुकराते हैं। ये वही कांग्रेस है जिनको ये चिंता रहती है। ये वही कांग्रेस है जिसके मुखिया राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक शक्ति और शक्ति का विरोध करते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसकी गठबंधन की रैली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे कहते हैं सनातन धर्म को गाली देते हैं। इनको क्या अधिकार है? ये राम के नाम क्या है? राम के नाम पर ये वही, लेकिन राम के नाम पर राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। खैर, ये तो सच्चाई है। कृष्णन, इनके नेता प्रमोद कृष्णन अगर राम मंदिर के कार्यक्रम में चले जाते हैं तो इनको पार्टी से निकाल देते हैं। तो इन लोगों को राम के नाम से जिस तरीके से विशिष्ट एनर्जी है समझ में नहीं आता। आप कहते हैं, हम कहते हैं न्यायालय का निर्णय, राम का मना कर रहे हैं, आप निमंत्रण स्वीकार करके क्यों नहीं आए? आपको राम से क्या दिक्कत है? और राम मंदिर का निश्चित रूप से मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का जो हुआ है, 500 साल से जो हमारे राम जो तंबू में बैठे थे, आज उनके भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। तो इसके पर पूरा देश, पूरा सनातन गौरवान्वित अपने आप को हर्षित महसूस करता है। आपको राम के नाम से दिक्कत है, इसका हम पे इंतजाम नहीं है। आपके नेताओं को राम के नाम से दिक्कत है। ये देश की जनता जानती है कि राम जी को किस तरीके से राम जी का विराजमान हुए, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। नहीं, ठीक है, लेकिन राम के नाम पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर राम मंदिर बना है ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब मैं जरा इसमें अविनाश जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। अविनाश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आपको नज़र आता है कि जिस तरीके से सियासी समीकरण है, बीजेपी का जो विजय रथ है उसको रोक पाने में, और ख़ास करके कांग्रेस के गढ़ में आकर के, ये कहा जाता है कि पूर्वी राजस्थान एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, इस गढ़ में आकर के दहाड़ भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री की, ये आप कांग्रेस के किले को ढहाने की तरह है, उस दिशा में कदम है? अविनाश जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री जी करौली आए हैं आज, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का एक पूरा गढ़ है, चाहे उसमें सवाईमाधोपुर हो, करौली हो, हिंडौन हो, आपका जो क्षेत्र है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे कि पिछली बार ईआरसीपी का जो एक मुद्दा चला था, ईआरसीपी जैसे मुद्दे हैं जिसको बार बार भुनाया जा रहा है, जिसके बारे में जिक्र किया जाता है। खैर, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन राजस्थान के रण में ये सियासी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। जीत किसको मिलेगी, हार किसकी, ये देखना होगा। यानी एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।